चलिए साहब, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो, एक ब्राइटनेस के बल्ब के सवाल थे जो मैंने कल कराया, एक परसों भी कराया। रोज आपको एक ब्राइटनेस का सवाल करा रहा हूं ताकि बल्ब के सवालों से डर हट जाए। सीधा सवाल है कि स्विच को बंद करने पे बल्ब B1 की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे देखने से नहीं पता चलेगा। सबसे पहले तो ये सोचिए, आशीष सर, ब्राइटनेस डिपेंड किस पे करती है? तो ब्राइटनेस डिपेंड करती है पावर पे, P एक्चुअल, या बोले तो I² R, या बोलो तो V²/R। सही कौन सा है? सारे सही है। जो आपको अच्छा लगे वो लगाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप I² R लगा रहे हो तो I² R लगाओ। पर ये बात सोचो, कई बच्चे सोचते हैं आई सर्किट का नहीं लेना है, उस पर्टिकुलर बल्ब का लेना है। V सर्किट का वोल्टेज नहीं, उस पर्टिकुलर बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज। तो अब आप दो चित्र बनाओ। पहले बनाओ जब स्विच क्या है, ओपन, और बल्ब हटा दो, बल्ब की जगह क्या लगा दो, रेजिस्टेंस। तो वो क्या, सर्किट थोड़ा देखा दिखाए लगेगा। तो आप खुद करो, 10वीं कक्षा का सवाल है। पहले स्विच ओपन है, तब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, करंट बताओ। फिर सर्किट को बंद करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, करंट बताओ। 5 मिनट लो, दो सर्किट बनाओ, जब स्विच ओपन और जब स्विच क्लोज। अच्छे से करके देखो, खुद बनाओ। जब स्विच ओपन है तो सर्किट डायग्राम बनाओ, जब स्विच क्लोज है तो सर्किट डायग्राम बनाओ। अब बाल बनाने का समय नहीं है, कोई मतलब नहीं है, 6:30 क्लास में चाहिए। दो सर्किट बनाओ खुद, काटा कूटा चलने दो। स्विच ओपन है तब चित्र बनाओ, स्विच बंद है तब चित्र बनाओ, और सर्किट की करंट वगैरह निकालो। तो जब स्विच ओपन है तो बताओ, नीचे वाले बल्ब में करंट जाएगी क्या? नहीं जाएगी, तो बेकार है, उसको हटा दे भाई। और बल्ब की जगह इसको हटा दे, कोई काम का ही नहीं है। ये देखो, अब बताओ दोनों सीरीज या पैरेलल? सीरीज या पैरेलल? सीरीज। आर नेट बताओ, 2R। आई बताओ, V/R, बोले तो V/2R। 1/2 को लिख दो 0.5। अब बताओ, पूरा बोलो, अच्छे शब्द बोलो। बैटरी से 0.5 V/R करंट निकली, क्या दोनों में सेम जाएगी क्या? क्यों जाएगी? सीरीज में। इतना करो, अब चैप्टर खत्म हो गया आज भाई। तो ये बेसिक बात है, 10वीं कक्षा की बात हो गई है। देखो आप, इतना अपन को आना चाहिए। ये हो गई जब स्विच ओपन है तब की स्थिति। अब बनाओ जब स्विच क्या है, क्लोज। क्लोज का चित्र बनाओ। ये आशीष सर क्लोज का चित्र बनाया। अब बताओ इसका आर नेट, बड़े बच्चे बनो, R और R/2, और फिर R और R/2, 3R/2 करो। एक्टिव बनना है, पढ़ाई करनी है, क्या करना है और क्या कंटेंट पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये एक बहुत बड़ा ओपन डिस्कशन है। उत्तर तो यही होता है कि सर जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उसमें फायदा है, पर ये है कि सर
मिनिमम क्या होता है, क्योंकि कम से कम हमें क्या क्या कर लेना चाहिए, मस्ट डू। क्योंकि आपको भी पता है सर, घर पे बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। ऑर्गेनिक, आईओसी, फिजिकल, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, सब कह रहे हैं खूब प्रैक्टिस करो। तो एक बेसिक सर क्या है, हमारा एक तरीका क्या होना चाहिए। मान लो हम पहली बार नीट की सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो मैं बता देता हूं। सबसे ऊपर होते हैं क्लासरूम नोट्स। टीचर के पूरा जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ है आपके क्लासरूम नोट्स। ये 5 स्टार है। ये कम से कम 2 से 3 बार हमें एक एक सवाल इसका आना चाहिए। इसके बाद होता है 25 साल के PYQ। इससे आपको पूरे सिलेबस का आइडिया लग जाता है कि नीट में किस तरह के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। फिर आप करिए ELP। जैसे मान लो करंट की बात करता हूं, तो ELP में ऑन एन एवरेज 12-13 सवाल मान लें, किसी में 20 है, किसी में 15 है, 12-13 भी मानेंगे तो 12-12 होते हैं 144, तो लगभग 150 सवाल यहां हैं। और इसके बाद NCERT। तो सर मॉड्यूल नहीं करना क्या? बिल्कुल करना है साहब। साहब जेई मेन के PYQ नहीं करने हैं? बिल्कुल करने हैं साहब। सर आजू बाजू हॉस्टल में दूसरे बच्चे रहते हैं, उनके टेस्ट पेपर नहीं करने हैं क्या? बिल्कुल करने हैं साहब। ये सब ऑप्शनल है। आपको एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम कि सर पहले मुझे ये करना है, इसके बाद जितना मेरे पास समय है उसका यूटिलाइजेशन करना है। आपको कहीं ना कहीं अपने एक लूप को सेट करना पड़ेगा। किसी में हम जेई मेन के कर रहे हैं, किसी में नहीं कर रहे हैं, किसी में हमने ऊपर वाले 5 ही नहीं करे, किसी में हमने सारी चीजें कर ली। कोई चैप्टर मुझे SHM बहुत अच्छा लगा, मैंने सब निपटा दिया। मुझे फ्लूइड नहीं समझ में आता है, मैंने फ्लूइड के क्लासरूम के नोट्स भी तैयार नहीं करे। तो ये बड़ा इम्बैलेंस है, मामला इसमें नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपनी समझदारी से पहले एक लूप को लॉक करें कि सर देखिए ये मेरा मिनिमम लूप है, तो फिर तो सर मॉड्यूल करना ही नहीं है इसका मतलब। गलत आपने सुन लिया, मिनिमम लूप है। इसके बाद समय मॉड्यूल, बिल्कुल अगर मॉड्यूल अनिवार्य नहीं होता तो फिर छपवाते नहीं यार, पैसा बच जाता ना हमारा यार। तो ये सब करना है। ये तो कोई डिबेट ही नहीं है कि जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा मिलेगा, इस पे तो डिबेट ही नहीं है, सब टीचर एक मत में। पर हमें सभी विषय में करना है। इंपॉर्टेंट है संतुलन, इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग, कि यार मुझे सारे चैप्टर में करना है। कई बच्चे फिजिक्स बहुत बढ़िया लगती है, दिन भर फिजिक्स पढ़ते रहते हैं। हमारे पास इतने बच्चे हैं जिनके 170-180 नंबर हैं, पर केमिस्ट्री और बायो की लापरवाही के कारण वापस ड्रॉप कर रहे हैं। तो बहुत अलग अलग केस हैं। जितने बच्चे बैठे हो सबकी अलग अलग कहानियां हैं, हर बच्चे की एक अलग कहानी है। किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने स्टार्टिंग में पढ़ाई करी, एंड में नहीं करी, किसी के घर पे कोई इमरजेंसी हो गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई फैमिली की प्रॉब्लम हो गई। हर बच्चे की कहानी इंडिविजुअल है और सब सही है, कोई गलत नहीं कह सकता। पर अब क्या करना है, अब हमारे पास जो अगले 7 महीने हैं वो कैसे मैनेज करूं। तो थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए और स्ट्रेटजी खुद प्लान करिए। कोई आपको बाहर का आदमी स्ट्रेटजी प्लान करके नहीं देगा, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है भाई। किसी के न्यूमेरिकल जल्दी बनते हैं, किसी को बड़ा समय लगता है, किसी की याद करने की पावर बढ़िया है, किसी की याद तो हो जाता है पर उसको रिवाइज करना पड़ता है, जल्दी भूल जाता है, किसी की लिखने की राइटिंग धीरे है, कोई फटाफट पढ़ लेता है, सवाल करने में समय लगता है। तो सबका एक कॉमन प्लान नहीं हो सकता, आप समझिए बात को। सबका प्लान अलग अलग है और आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हो कि यार मुझे फिजिक्स में समय ज्यादा देना है क्योंकि मैंने 11वीं 12वीं में फिजिक्स कम पढ़ी है। तो ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन फिजिक्स पढ़ना है। संतुलन। जब तक अगर आपने रोज विषय नहीं पढ़े तब तक मजा नहीं आएगा। आप कितने भी अपने अलग अलग तरह के जुगाड़ लगा लें, द बेस्ट वेज आपको सभी सब्जेक्ट में संतुलन रखना है। और 3 नहीं है, 4 सब्जेक्ट हैं, 50-50-50 सवाल के 4 सब्जेक्ट हैं। बॉटनी, जूलॉजी 50-50 सवाल का सब्जेक्ट मानिए। थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करिए। अपने भविष्य के प्रति अपन चर्चा कर रहे हैं, अच्छे से देखिए, अपने कैरियर के प्रति ईमानदार रहिए
उसको ऐसे ही मत लीजिए कैजुअल कि हाँ चल रहा है, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कैजुअल मत लीजिए, सिंसियर एफर्ट लगाइए। सिंसियर एफर्ट लगाएंगे तभी काम होगा। एक डेडिकेशन होना चाहिए। जैसे हमारे मन में है यार सुबह 5:30 उठकर यार क्लास में पहुंचना है यार, 6:30 तो क्लास में घुस जाना है यार, 6:45 क्लास होती है, पर मन में सेट है यार 5-10 मिनट पहले घुस जाना है, लॉग इन कर देना है, समय पे क्लास शुरू हो जाए यार, एक एक मिनट कीमती है, सेट है मामला बिल्कुल, कि पूरा अच्छे से पढ़ाना है यार, एक भी सवाल में कोई लापरवाही नहीं करनी है, 100 सवाल हर चैप्टर में कराने हैं, तो पहले से सेट है ना मामला। तो आप भी तो अपना सिंसियर एफर्ट लगाओ। नहीं लगाओगे तो ठीक है, कैजुअल चलते रहोगे, आउटपुट नहीं आएगा। थोड़ा सा एक बार खुद से बात करें, व्यक्तिगत रूप से एक चार्ट बनाएं, कौन कौन से हैं। अभी फिजिक्स को 3 टुकड़ों में बांटिए, टॉप प्रायोरिटी पर कौन से चैप्टर, बी पे कौन से चैप्टर, सी में कौन से चैप्टर। टेलीग्राम पर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक वेटेज है 5 साल का, उसको एनालाइज करिए, उसमें से आपके जो अच्छे चैप्टर हैं, हाई वेटेज के हैं, वो टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, बी सेगमेंट, सी सेगमेंट, फिर एक एक चीजों को तैयार करिए। एनालाइज करना पड़ेगा, स्मार्टनेस लगानी पड़ेगी। आप सोचो मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं और आउटपुट आएगा ना, स्मार्टनेस भी। अब जिसको कुछ नहीं पता कि भैया नीट के पेपर में कितने प्रश्न आते हैं, भाई वो यूनिट डायमेंशन के 5,000 सवाल कर रहा है, आप कहोगे आप हंस रहे हो, अरे सर यूनिट डायमेंशन का 1-2 सवाल आते हैं सर, तो 5,000 सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, उसने नहीं आइडिया उसको। ये कहलाती है स्मार्टनेस, कि भैया हमें कहाँ कितना और क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा इसको बैलेंसिंग बनाइए, थोड़ा चार्ट देखिए, पुराने 10 साल के पेपर करिए, एनसीईआरटी को अच्छे से रिव्यू करिए, कुछ एक मिनिमम प्रोग्राम तो बनाइए कि मुझे कहाँ किस दिशा में भागना है। मैं कभी भी कुछ कर लेता हूँ, कभी मुझे मन किया मेरे हॉस्टल में दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ला चल उनके टेस्ट पेपर ही कर लेता हूँ, कर लिए तूने 2-3 दिन, उसके बाद तूने कभी उन पेपर्स को ना रिवाइज किया ना कुछ किया, इसका मतलब ये मिसिंग है, रैंक यहां छिपी हुई है। आप समझो बात को। आपने 3 दिन मन आया कि यार करंट बहुत बढ़िया लग रहा है, खूब प्रैक्टिस करी, करंट के 2-3 तरह के और सवाल कर लिए, बात अच्छी बात है, पर उनको जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इलेक्ट्रो चल रहा है, पता चला इलेक्ट्रो के क्लासरूम के नोट्स ही तैयार नहीं हो रहे, तो कुछ तो सेट करो कि भैया पहले मुझे हर चैप्टर में ये करना ही करना है। ये मॉड्यूल की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4 तो इसमें कवर हो गई, 1 साथ साथ किया करो, साथ साथ किया करो। थोड़ा सा अपने आप को और रीसेट करो, एक प्लान बना के करो, टेढ़ा मेढ़ा भागोगे, जनवरी फरवरी में आंख खुलेगी तब फिर कुछ बचेगा नहीं। अभी अक्टूबर है, दिवाली ब्रेक भी आ रहा है, फिर नवंबर शुरू हो जाएगा जब वापस आओगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, थोड़ा सा चीजों को सिस्टमेटिक कर रहे हैं। आप सब समझदार हैं, आप मेरे से ज्यादा अपने कैरियर के प्रति गंभीर होने चाहिए कि नहीं सर मुझे कैरियर है, मुझे इसको अच्छे से शेप करना है। करेंगे तो सब अच्छा होगा, और संभव सब है, इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं की जा सकती। हमारे बड़े बच्चों ने, सीनियर बच्चों ने करी है, आपके साथी लोगों ने करी है, वो अच्छे पहुंच गए। आपकी थोड़ी सी कोई लापरवाही, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई फैमिली बैकग्राउंड प्रॉब्लम, सिली मिस्टेक, ओएमआर, और पिछले साल तो हद से ज्यादा ही गलतियां, काटा कूटा हुआ था उसका कुछ अलग, पर वो जब हो चुका उस पर अब रिग्रेट करने से कोई फायदा थोड़ी ना है, वो तो खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया, अब आगे बढ़ना है जीवन में। थोड़ा सा और चीजों को बढ़िया करिए, सिंसियरिटी लाइए, अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए, बढ़ाएंगे एफर्ट्स को धीरे धीरे अच्छा होगा। करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट ये। और मजे की बात है ना, ये जो आप अभी लाइफ जी रहे हो ऐसी लाइफ ही चलेगी हमेशा। कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा अरे यार बाद में बहुत अच्छा होगा, 5 साल बाद बिल्कुल मजे आएंगे ना, 5 साल बाद पीजी की तैयारी आएगी, फिर और स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, फिर अपने डॉक्टर, अपना फील्ड, अपना हॉस्पिटल, सब नौकरी, सब मैनेज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, ये तो लाइफ टाइम ही ऐसा करना है, लगातार ही संघर्ष करना है, तो इससे कोई डरना नहीं है, इसमें तो एंजॉय करिए, इससे बोझ की तरह मत पड़िए इसको, अरे बोझ लेके घूम रहे हैं, बोझ मत लो, ये तो यूज टू है। अभी दिवाली पे जाओ पिताजी से पूछ लेना, पिताजी क्या भाई आप एकदम यो नौकरी में कंफर्टेबल हो क्या, आपको मजे आते हैं क्या, पिताजी कहेंगे नहीं यार रोज की फाइट करनी
पड़ती है, बॉस का सुनना भी पड़ता है। खेती करते हैं तो खेती में इतने पैरामीटर्स हैं, अदर दूसरे बरसात का होना, बीज का, कुछ भी अलग अलग फैक्टर्स, तो लगातार फाइट मारनी पड़ती है। ऐसा कहीं नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट हो, सब जगह लगातार फाइट मारनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल कंफर्ट जोन होगा आपके लिए कभी भी, कि फूल के एकदम यूं बिछे हुए हैं, आजा बेटा चलो, कभी नहीं होगा ऐसा। तो कभी ऐसा मत सोचिए उसने अच्छी पढ़ाई करी है, उसने 11-12 बड़े स्कूल से करी है, मैं नहीं कर पाया, ये सब बेकार की बात है। अब जो है करंट रिसोर्स, उसका उपयोग करके आगे बढ़ना है, पुराने से मतलब नहीं है। माता पिता ने जो कर दिया वो आपके लिए बेस्ट था, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार सबसे बेस्ट दिया है आपको, अब आपको आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा इसको और मनन करें, चिंतन करें और उसको फिर एग्जीक्यूट करें। इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूट, इंपॉर्टेंट है सेक्रीफाइस। अपने सपनों के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आर और आर कितना देगा? R/2, और ये आर और R/2 3R/2। अब सर्किट की करंट बताओ, V/R नेट, V/3R/2 बोले तो 2V/3R, 2/3 बोले तो 0.67 V/R। तो यहां से करंट निकली 0.67 V/R, यहां आई 0.67 V/R, बोले तो 2V/3R। बता यहां कितनी जाएगी? V/3R। यहां कितनी जाएगी? अब आप देखिए, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बोले तो पावर, पावर बोले तो I²R, सभी बल्ब आइडेंटिकल हैं तो आर तो कट गया। अब आप क्या कर लेते हो, आई ये देख लेते हो, भाई ये वाली आई से मतलब नहीं है, जिस बल्ब की चमक देख रहे हो उस बल्ब की आई से मतलब है। मान लो मुझे B1 की चर्चा करनी है, तो B1 पे फोकस कर, पूरा B1 पे फोकस कर। B1 में पहले करंट 0.5, अब B1 में करंट 0.67, तो बता B1 की करंट क्या हुई? B1 में करंट बढ़ गई, चमक बढ़ जाएगी। B2 की देख, B2 की देख, B2 में पहले करंट 0.5, अब 1/3 का मतलब 0.33, तो B2 की करंट, B2 की करंट कम हो गई, B2 की करंट कम हो गई, तो B2 की चमक कम हो जाएगी। कितना बढ़िया सवाल है, इतना डिटेल में करें इसलिए समय लगा है, परीक्षा में खटाखट हो सकता है। ये बंद है, R सीरीज में R/2 करंट आ गई 2V/R, दोनों पैरेलल में करंट आ गई, कंपेयर किया, करंट कम हुई या करंट ज्यादा हुई, नोट कर लीजिए। अब ये 3 सवाल हो गए, रोज एक बल्ब का सवाल करा रहा हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में सेट हो कि चमक देखने का मतलब है पावर देखो, I²R देखो या V²/R, वो सवाल बता देगा। जैसे मैं I देख रहा हूं तो मैंने I²R देख लिया, आशीष सर R क्यों काट दिया? क्योंकि सभी बल्ब का R सेम था। I कौन सी देखेंगे? I क्या टोटल I या एक पर्टिकुलर बल्ब की I? जिस बल्ब की चमक की बात करनी है उसमें कितनी करंट आ रही है वो देखना है, टोटल करंट नहीं देखना है। आपसे कोई टोटल चमक थोड़ी ना पूछी है, आपसे तो पूछी है इंडिविजुअल बल्ब की चमक पर क्या फर्क पड़ेगा। अब 3 हो गए, एक आज, एक कल कराया, एक परसों कराया। अब ये तीनों सवाल एक साथ एक रफ पन्ने पे लिख और घर पे तीनों को कर आधे घंटे में, ऐसा बढ़िया सेट हो जाएगा ना दिमाग में, कभी रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। और कुछ किया भी काम मुझे बताओ ना, एक भी ऐसी बात नहीं करी जो 10वीं कक्षा में नहीं है, मुझे बता दे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10वीं, ओम्स लॉ 10वीं, करंट 2 बराबर भागों में बटेगी 10वीं, सारी बात 10वीं की लगाई है। एक भी ऐसी बात नहीं है जो 12वीं कक्षा की लगाई, आराम से कर सकते हो, कहीं कोई टेंशन नहीं। बोलिए क्या आगे बढ़ सकते हैं? स्टार लगा के रखिए, चमक वाले सवाल आने चाहिए। चलिए अब हम कन्वर्जन पे पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ लिया था गैल्वेमीटर से अमीटर, अब पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर
इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैलन मीटर इनटू वोल्ट मीटर। पहली बात, वोल्ट मीटर क्या होता है? पहला, वोल्ट मीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या नापता है, बताइए? यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली कोशिश की जाती है किसके रेजिस्टेंस को हाई रखा जाए। इनफाइनाइट तो संभव नहीं है। अब बनाएंगे कैसे? बनाने से तो कैलकुलेटर से याद रखने का जुगाड़ है, उल्टा कर दो। उल्टा कैसे? वहां वायर किस में लगाया था? पैरेलल में। यहां किस में लगाएं? ये तो मन में याद करने का तरीका है। दूसरा, फिजिक्स से रेजिस्टेंस को क्या करना है? हाई। हाई करने के लिए कौन सा मेथड? सीरीज या पैरेलल? इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को पकड़ के लाओ और उसके सीरीज में लगा दो। अब बताओ, लो लगाएं या हाई? एक तो दिमाग का तरीका है उल्टा करना है। वहां शंट कैसा था? लो। तो ये कैसा होगा? हाई। वहां शंट कैसा था? पैरेलल। यहां कैसा है? सीरीज। एक तो है बिल्कुल उल्टा, याद कर लो। और फिजिक्स से सोचना है तो हाई इसलिए सीरीज करना है, सीरीज में आंसर और हाई आएगा। आराम से बनाइए चित्र। इस पूरे बॉक्स को बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो परीक्षा में याद रखने का तरीका है, बिल्कुल अमीटर से बिल्कुल उल्टा कर दो। हर चीज उल्टी कर दो। सर कैसे कैसे? वहां लगाते थे पैरेलल में, यहां लगाएंगे सीरीज में। वहां लगाते थे लो, यहां लगाएंगे हाई। वहां आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस होता था 0, यहां आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट। सब चीज उल्टी। ये तो मन में याद रखने का तरीका है कि अगर मुझे कोई एक याद हो जाएगा तो मैं दूसरा अपने आप तैयार कर सकता हूं। ये वोल्टेज नाप रहा है। जरा सा खुद से फॉर्मूला डिराइव कर लीजिए। ओम्स लॉ लगाइए, कोशिश करिए। बोर्ड पे देखिए, नींद खोलिए। V बराबर IR। ये तो रटा हुआ। अब इसको अपने हिसाब से बदलो। I कितना है? IG। खुद बदलो। R बताओ, R क्या दोनों सीरीज में है? तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होता था? RG। तो कितना हो जाएगा? RG प्लस R। मुझे R फाइंड करना है। इसको नीचे ले जाओ, V अपॉन IG। चाहो तो फॉर्मूला याद करो, नहीं तो पेपर में 2 मिनट में निकाल भी सकते हैं। ऐसा बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक एक टर्म के साथ दोस्ती करो। सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, परीक्षा में लगा भी नहीं पाओगे अगर एक एक टर्म समझी हुई नहीं है तो। उनको पहले समझो, बिल्कुल रटने का प्रयास पे मत उतरो। एक एक टर्म को बोलो, घर पे भी शॉर्ट नोट्स बनाओ। रोज 1 घंटा समय दो एनसीईआरटी की रीडिंग और शॉर्ट नोट्स बनाने में। क्योंकि कभी फिजिक्स का बनाओगे, कभी फिजिकल केमिस्ट्री के बनाओगे, कभी दूसरे चैप्टर के बनाओगे, तो भैया ये जरूरी है। ऐसी जबरदस्त चीज बन के आ जाती है शॉर्ट नोट से
बहुत बढ़िया तैयार हो जाता है। मैं आपको एक चैप्टर के दिखाऊंगा, पहले आप भी बनाइए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बनते हैं, और उससे आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा आगे के चैप्टर में मुझे क्या क्या ध्यान रखना है। आइए एक एक टर्म को बोल लो। आईजी, आईजी भूल गए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आज और लिख लो, सुबह सुबह याद हो जाएगा, शर्म काएगी। आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। थोड़ा इसको एलोबरेट करो, क्या होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, बोलो। जब आईजी फ्लो कर दोगे तो उसमें डिफ्लेक्शन फुल हो जाएगा। तो आईजी जब फ्लो कर दोगे तब उसमें डिफ्लेक्शन फुल हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आरजी कौन है? आरजी रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। वी क्या है? वी रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ये क्या होता है? रेंज सर समझ में नहीं आया। अब जैसे कंपनी को बनाना है, कंपनी कह रही है मुझे आज 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है, इसका मतलब 10 वोल्ट वो वोल्ट मीटर नाप सकता है, तो उसकी रेंज क्या हो गई? 0 से लेकर 10 वोल्ट। फिर दूसरी कंपनी कह रही है आज मैं दिन भर अपनी फैक्ट्री में 50 वोल्ट वाले वोल्ट मीटर बनाऊंगी। 50 वोल्ट वाले मतलब वो कहां से कहां नाप सकता है? 0 से लेकर 50 तक। तो इसे बोलते हैं रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। कितनी रेंज का आपको वोल्ट मीटर बनाना है? क्या बात सही है क्या? चलिए क्वेश्चंस करके देखते हैं। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, एक एक टर्म को समझ लीजिए। चलिए ईएलपी नंबर 12 खोलिए, सवाल नंबर 6। ईएलपी नंबर 12 सवाल नंबर 6 खुद करें। सवाल सामने लिखा हुआ है, ईएलपी में भी है। मस्ती से अटेम्प्ट करें, खुश मन से, और एकदम रिलैक्स रहें, पढ़ाई के प्रति अच्छा पॉजिटिव व्यवहार रखें। कह रहे यार मेहनत करके सब अच्छा हो जाएगा, खुद की मेहनत पे विश्वास करना है बस। संडे पेपर है, शनिवार को 12 घंटे की पढ़ाई चाहिए। अब आप देख लेना, 12 घंटे शनिवार की मेहनत चाहिए, छुट्टी है, इफेक्टिवली 11-12 घंटे पढ़ के आओ, और वो पढ़ाई काम आएगी। 6 खुद करें, फॉर्मूला लगाएं, काटा कूटा करें। चलो, अ गैलोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस बताओ क्या दे रखा है? आरजी गिव्स फुल स्केल आईजी। पहचान, पहचाने का तभी काम होगा। मिली एम्पियर है, मिली को हटा दे। इट वर्क एज अ वोल्ट मीटर ऑफ 30 वोल्ट रेंज। वी 30। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड आर। ये पहचानना सीख। ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो लॉटरी लग जाएगी, पर ऐसा मिलता नहीं है ना, इसलिए तो हम पूरा पूरा लैंग्वेज का सवाल कराते हैं, ताकि लैंग्वेज आप पढ़ो। लैंग्वेज पढ़ोगे तब मजा आता है, परीक्षा में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है। इसलिए कहते हैं पूरा पूरा सवाल घर पे अच्छे से करना चाहिए। एनसीईआरटी एक बार कर ली उसका फायदा नहीं है, अगले 3 दिन में उसको वापस रिवाइज करो, 1 घंटा लो, सारे सवाल कर दो। हैं कितने सवाल अनसॉल्व? कितने हैं? किसी ने देखे अनसॉल्व? अनसॉल्व कितने क्वेश्चन है? 9 अनसॉल्व सवाल हैं, और करीबन सॉल्व कितने हैं? 7 या 8 सॉल्व है, 17 सवाल हैं। 1 घंटे में वापस रिवाइज कर लेगा। 2 सवाल छोड़ने हैं, कौन से वाले? अनबैलेंस विद स्टोन ब्रिज। आपने करवा भले ही दिए, पर मुझे पता है वो नीट में नहीं आने, एक बार कर लिए बस बहुत है। चल बता फॉर्मूला, आर बराबर वी अपॉन माइनस वी 30। आईजी बता।
RG बता कितना, 900 आ रहा है। चलो टिक लगा लो। चौथा और पांचवा कर लो फटाफट मौखिक, चौथा और पांचवा निपटाओ। ELP लाओ, चौथा और पांचवा ELP में निपटाओ। चौथा और पांचवा ELP में निपटाओ। हो गया क्या? अब मीटर बनाने के लिए वायर किस में लगता है? पैरेलल में। जबकि वोल्ट मीटर बनाने के लिए वायर किस में लगता है? सीरीज में। शंट होता है लो, परंतु वायर जो लगाते हैं सीरीज में वो लगाते हैं हाई। बिल्कुल उल्टा। कोई एक याद कर लो, दूसरा याद हो जाएगा। चल अगला हो, आठवां सवाल। आठवां स्टार लगा लो, थोड़ा सा कठिन है। आठवां स्टार लगा लो, थोड़ा सा कठिन है। खुद करेंगे, 5 मिनट लगाइए, काटा कूटा करिए, टेंशन मत लीजिए, एकदम रिलैक्स होके करिए। 2 बार 3 बार प्रश्न पढ़िए, क्या कहना चाहता है। बढ़ू क्या? अब इसमें खास बात है जो सवाल को बढ़िया बनाती है, वो देखो। भाई ने क्या दिया है? आईजी नहीं दिया। उसने कहा एक डिवीजन में इतनी करंट है, और आपके पास कितने डिवीजन है? तो बता आईजी कितना होगा? 25 इंटू 4 × 10⁻⁻। ये एक नई बात दे दी। ये सब कॉमन सेंस से डेवलप होता है कि यार ये आपका गैलोन मीटर है, ये इसके अंदर डिवीजन है, ये इसके अंदर डिवीजन है, 25 डिवीजन है। एक डिवीजन में जो करंट आती है वो आती है 4 × 10⁻⁻⁴। आईजी का मतलब होता है फुल स्केल, फुल स्केल हो जानी चाहिए। तो बता पूरे कुल डिवीजन कितने हैं? 25। एक डिवीजन की करंट 4, तो 25 के लिए इंटू 25। ये प्रश्न करने से तो मजा आता है। आपको तो आईजी याद है कि यार आईजी मिल जाए, मिल जाएगा कभी, कभी नहीं भी मिले तो तुझे पकड़ में आना चाहिए। कितना अच्छा सवाल है। एक डिवीजन की करंट दे रखी है, 25 की चाहिए, 25 से गुणा कर दे तो तेरे पास आईजी पकड़ में आ गया। 25 चौके 100, तो आईजी आ गया 10⁻⁻²। तो यहां लिखो, इस प्रश्न में आईजी सीखना ही सबसे इंपॉर्टेंट था। हर प्रश्न को सिखाता है, इस प्रश्न में आईजी आपने सीख लिया। अब बताओ किस में कन्वर्ट करना है? गैलोमीटर से वोल्ट मीटर में। इसे लिखेंगे G2V। सर ये G2V क्या है सर, मैं सीख सकता हूं? हाँ बोल, G2V गैलोन मीटर से वोल्ट मीटर। तो फॉर्मूला R बराबर V/IG माइनस RG। V कितने का बनाना है? 25 वोल्ट का। IG बता, IG 10⁻⁻², RG 50। तो 25 × 10⁻² - 50, तो R
2500 माइनस 50 कितना? बोलो, आया समझ में? अब देख, इसमें आईजी निकालना काम सीख लिया तूने कि अगर आईजी सीधा नहीं दे रखा हो तो उस आईजी वाली बात को ऐसे गोले में मार दो, ताकि जब पढ़ोगे ना तो यहां विशेष ध्यान जाना चाहिए। आईजी निकालने का ये तरीका हमें आना चाहिए। और कठिन करते हैं सवाल को। अगला चल, टिक लगाता जा। 8वां सवाल स्टार लगा के रख कि 8वें सवाल को वापस रिवाइज कर लेना चाहिए। उत्तर आ गया क्या? अच्छा, 2450। भाई दो ऑप्शन है, होशियार है भाई। तो किस में लगाएंगे? सीरीज में। वोल्ट मीटर बनाते समय वायर हमेशा सीरीज में लगता है, अमीटर बनाते समय वायर हमेशा पैरेलल में लगता है। अगला कर 12वां। ये कठिन सवाल है, नीट PYQ लिख लो। अच्छा सवाल है, काम का। रट्टाबाजी नहीं चलेगी इसमें, थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है, थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा दिमाग पर। बिल्कुल ऐसा मत किया करो फॉर्मूले में वैल्यू डाली और आंसर आ जाए, ऐसी अप्रोच मत रखो, थोड़ा सा उसमें दिमाग भी लगाओ। अपन चाहते हैं बस फॉर्मूला और वैल्यू लाओ, फॉर्मूला दे दो मुझे वैल्यू और मैं कर दूंगा सॉल्व। ऐसा नहीं होता फिजिक्स में। चित्र बनाओ, क्या कहना चाहता है, कुछ तो रास्ते निकलेंगे। 3 बार पढ़ ले प्रश्न को, कम से कम 3 बार पढ़ लेगा तो यही सवाल परीक्षा में आएगा तो आइडेंटिफाई तो कर पाएगा। 3 बार पढ़, चित्र बना, गिवन लिख, फॉर्मूले सोच। चलो कोशिश करते हैं ना, मैं सॉल्यूशन नहीं छापूंगा, आपस में बात करते हुए सोचेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे प्रोसीड करना है ना, ऐसे अपन करना चाहेंगे। चलो, अ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 50 ohm is connected to a battery। भाई साहब नई चीज आ गई, बैटरी, अभी तक बैटरी नहीं थी। along with a resistance of 2950। ठीक है भाई साहब, ये गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम लिख दिया ऊपर, इसके साथ एक जोड़ा 2950 सीरीज में, और नीचे करंट बैटरी कितने की जोड़ी? 3 वोल्ट। पता क्या ये बना पाया क्या तू? देख आराम से सोच सवाल। गैल्वेनोमीटर 2950, नीचे 3 वोल्ट, ठीक है। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन इज ऑब्टेन्ड, मतलब अब जो करंट आई वो कितने डिवीजन में आई? 30 डिवीजन। तो पहले करंट निकाल। हाँ सर करंट तो मैं निकाल सकता हूं, इसमें क्या है। ये दोनों किस में बता? सीरीज में। आर नेट बता दे। 50 प्लस 2950, 3000। करंट निकाल सकता है। आई बराबर V बाय आर, V 3, R
3000, बोले तो 1/1000, बोले तो 10 की घात -3। ये जो 10 की घात -3 आई है, ये कितने में बटी हुई है? 30 डिवीजन में। तो लिखना चाहिए तुझे 30 डिवीजन में जो करंट आई है वो 10 की घात -3 आई है। बता, क्या ये बात समझ में आती है क्या? ये सवाल गैलोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर का है ही नहीं। ये सवाल एक सामान्य सवाल है। तुम दिमाग लगा रहे हो कि कोई मुझे कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन नहीं करना, एक सामान्य प्रश्न है। अब वो क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिफ्लेक्शन टू 20 डिवीजन, हम चाहते हैं अब कितना डिफ्लेक्शन आए? 20 डिवीजन तक आए। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा? ये गैलोमीटर है 50 ओम। अब एक नया रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये नया लगाया। अब बताइए, अब आपको करंट कितनी चाहिए? सिर्फ 20 डिवीजन तक करंट चाहिए। तो पहले आप ये सोच 20 डिवीजन में कितनी करंट आएगी, निकाल सकते हो? कैसे बताओ, कैसे? 20 डिवीजन की करंट 30 डिवीजन की पता है, एक डिवीजन की बता 1/30, तो 20 डिवीजन की बता 1/30 इंटू 20। क्या 20 डिवीजन की ये करंट होगी क्या? क्या प्रश्न समझ में आ रहा है? पहले जो करंट थी वो 30 डिवीजन में आ रही थी। अब आपको कहा गया कि अब जो करंट आएगी वो कितने में आनी चाहिए? 20 डिवीजन में। तो आपने निकाल लिया 20 डिवीजन की करंट कितनी आई बताइए? 1/30 इंटू 10⁻³ इंटू 20, ये आ गई करंट। सिंपल ओम्स लॉ लगा दो फिर। V बराबर IR रटा हुआ है, आंखें खोलना, आंखें खोलना एक बार। V बता कितना? 3। I पता है, बता 1/30 इंटू 20। R बता, क्या दोनों सीरीज में है क्या? 50 प्लस R। सॉल्व करना अच्छे से, बोल 0 से 0, सही है। और ये 3 इधर जाएगा, 3 तिया 9, ये नीचे जाएगा 2 इंटू 10⁻³ 50 प्लस R, ये -3 ऊपर जाएगा तो +3, 9/2 4.5, 4.5 इंटू 10⁻³ सही तो कर रहा हूं मैं? सही कर रहा हूं क्या? 4.5 इंटू 10⁻³ 4,500 -50, आंसर 4,450। कॉमन सेंस का सवाल है, कहीं कन्वर्जन का कोई प्रश्न नहीं है, बस एक अप्रोच डेवलप करनी है। थोड़ा सवाल को लेकर पोस्टमार्टम कर, सर हुआ क्या सवाल में? पहले जो करंट थी वो 30 डिवीजन में बटी हुई थी। अब आप चाहते हो वो करंट केवल कहां तक सीमित रह जाए? 20 डिवीजन तक। तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, और देख बढ़ भी गया। पहले लगा हुआ था 2950, अब देख कितना हो गया? 4450। तो खुद अपने दिमाग से सोच, अच्छा हाँ यार रेजिस्टेंस तो बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब सर्किट में करंट कम हो जाएगी, और हो भी गई। पहले करंट 30 डिवीजन तक जा रही थी, डिफ्लेक्शन 30 तक, अब वो डिफ्लेक्शन कहां के रुक गया? 20 तक ही रुक गया। क्यों रुक गया 20 तक? क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया। बताइए, क्या आगे बढ़े क्या? देख लो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां बन गए क्या ये? इनको वापस करो आज, तब मजा है। पूरा पढ़ लिया, अब वापस करो कि नहीं सर अब मैं एक एक सवाल फिर से देखता हूं, तब क्लैरिटी आएगी तगड़ी। आंसर कौन सा ऑप्शन? सेकेंड। बढ़े आगे, चलिए अगला लिखिए। एक तरीका होता है, वैसे तो बहुत कम काम में आता है, उसके बिना ही सब कुछ सॉल्व हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, फिर भी आपने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए एक बार सिखा देता हूं। नोडल एनालिसिस, ये कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है,
है आसान तरीका ही है सवाल को सॉल्व करने का, पर आना चाहिए। मान लो आपने पढ़ा हुआ है, एक बार सीख लेते हैं तो थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। देखिए, कई जगह तो बहुत अच्छा भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं करता, कहीं तो बहुत बढ़िया भी काम करता है और कहीं उतना ही समय लगता है जितना नॉर्मल लग रहा है। जैसे ये देखिए, ये एक सवाल है, कैलकुलेट द करंट इन द मिडिल ब्रांच। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द करंट इन मिडिल ब्रांच। कैलकुलेट द करंट इन मिडिल ब्रांच। अब पहले मैं क्या करता हूं, इसको किरचॉफ लॉ से कर लेता हूं, क्योंकि जो मुझे ऑलरेडी सीखा हुआ है पहले उसी से देख लेते हैं। तो देखिए, तो याद है क्या तरीका होता था, बताओ सर। आपका तरीका होता था सबसे लेफ्ट में आ जाओ, सबसे लेफ्ट में आ जाओ, एकदम सर्किट के लेफ्ट में आ जाओ और वहां करंट कितनी मान लो, आई। ये आपका तरीका है फिक्स। फिर यहां आके रुक गए, यहां करंट कितनी गई, I1, यहां I माइनस आई। ये अपना स्टैंडर्ड तरीका है सवालों को करने का। सबसे लेफ्ट में आ जाते हो आप और वहां से क्या मान लेते हो, आई। और आपने सिखाया है, प्यार से हमें आगे बढ़ाया है कि करंट को हमेशा क्या माने, क्लॉकवाइज। बहुत पुचकार पुचकार के आपने हमें सिखाया कि करंट को हमेशा क्या मानना चाहिए, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज मान लिया। अब बताओ कितने लूप बना लें, दो। एक यहां बना लीजिए, एक यहां बना लीजिए। सॉल्व करिए इनको, यहां से चलिए, माइनस आई इंटू आर, छोटे से बड़ा, प्लस 10, नीचे उतर गए, माइनस I1 इंटू 1। ये पहली इक्वेशन आ गई। लूप नंबर 2 में चलिए, छोटे से बड़ा, प्लस 5, नीचे उतरे, माइनस आई इंटू आर, फिर नीचे से ऊपर गए, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, करंट ऊपर से नीचे आ रही है, क्या आएगा, प्लस। अपोजिट जा रहे हैं करंट के। ये दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, काम हो जाएगा। जिसको किरचॉफ लॉ का डर है वो YouTube पर एक अभी प्रैक्टिस सेशन लिया था, 21 क्वेश्चन ऑन किरचॉफ लॉ, उसको देख ले 1-1.5 घंटा, तो किरचॉफ लॉ का डर हट जाएगा। 21 सवाल कराए थे उस दिन, तो हर चीज सेशन अवेलेबल है, उसको एक बार देख लें। अगर मुझे लगता है कि मैं किरचॉफ लॉ में थोड़ा मेरा डर है, एक बार 21 क्वेश्चन कर लिए बैठकर, आपका किरचॉफ लॉ का डर हट जाएगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी तब काम चलेगा। मुझे एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी का वीडियो अवेलेबल है, वहां से देख लीजिए। तो आपको अपने हिसाब के मुझे क्या चीज करनी है उस हिसाब से अपना सिलेक्शन करिए और वो देखिए। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लेंगे तो आई भी आ जाएगा और आई। तो ये मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार इसलिए करा दिया ताकि रिवाइज हो जाए। बढ़े आगे। अब इसी प्रश्न को नोडल से कैसे करें, तब मजा आएगा। इसी प्रश्न को घर से सॉल्व करिएगा, आई और I1। हाँ, तेज बोलिए वापस। नहीं, करंट माने या चलने का तरीका, करंट तो एक में कैसे क्लॉक और एंटी क्लॉक। करंट मान लो आपने यहां से क्लॉक मानी तो यहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे,
एक में क्लॉक मान लो अगर, एक में तो दो करंट थोड़ी ना मानेंगे। ये करंट आई यहां से मानी, तो इसी को तो यहां के डिस्ट्रीब्यूट करोगे। चलने का तरीका तो आप कुछ भी करो, यहाँ क्लॉक चलो उससे क्या फर्क पड़ना है, यहाँ उल्टा चलोगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, वो तो एक ही बात है। इस पूरे को जीरो के उधर ले जाओगे तो साइन बदल जाएंगे, चल कैसे भी सकते हो। पर वो आप कह रहे हो वो गलत है कि मैं यहाँ क्लॉक मानूंगा और यहाँ एंटी क्लॉक, संभव ही नहीं है। ये वाली करंट ही तो आगे जाके क्या हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है। सही बात। क्या आगे बढ़े क्या? चलिए अब इसी मेथड को नोडल से करके देखते हैं। तो लिखिए मेथड 2। अब नोडल क्या कहता है वो सुनिए, आधा अधूरा आप सुन लेते हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है, और हर जगह फिर आप लगाने की इच्छा रखते हो, आंसर नहीं आते। या तो बिल्कुल ही मत लगाओ, और लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाओ। सबसे पहला स्टेप, किसी पॉइंट को रेफरेंस मानो और वहां 0 वोल्ट एज्यूम करो। ये पूरे सर्किट में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां आपको रेफरेंस से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने यहां मान लिया 0, सुनते जाना, ये 0 है, बताओ ये 0 क्यों, एक कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है। ये बताओ 0, सुनते जाना। क्या यहां आगे बढ़ सकते हो? नहीं, ये रेजिस्टेंस आ गया। यहां नहीं, यहां नहीं, यहां आपने मान लिया x वोल्ट। कितना मान लिया? x वोल्ट। अब आपको याद हो तो अपन एक सवाल किया था, इस x से करंट मान लीजिए कहीं भी आपकी इच्छा हो, जैसी यहां मान ली I1, यहां मान ली I2, यहां मान ली I3। सर अंदर आता हुआ मानू, बाहर जाता हुआ मानू, कुछ अंदर कुछ बाहर मानू, इच्छा हो जो मान लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है सर, थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। जरा सोचिए, ये x है, आगे चलिए यहां से, ये बताइए कितना x। ऊपर से नीचे आइए, x में से कितने का नुकसान, x माइनस 10। तो बताओ यहां कितना वोल्टेज आएगा, x माइनस 10। वापस सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, 3 सवाल करेंगे। ये x, आगे चलिए, छोटे से बड़ा, 5 रुपए का फायदा, बताइए कितना, x प्लस 5। बोलिए। अब इस पॉइंट पर लगाइए किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। इनकमिंग बताइए, इनकमिंग कुछ है ही नहीं, आउटगोइंग I1 प्लस I2 प्लस I3। मन में प्रश्न आ गया, सर ऐसे संभव ही कैसे है कि कोई इनकमिंग नहीं हो। बिल्कुल, एक करंट की डायरेक्शन रिवर्स आएगी, इसका मतलब कुछ इनकमिंग होगी और कुछ आउटगोइंग। मन में प्रश्न आते रहते हैं कि सर ऐसे कैसे संभव है कि वो इनकमिंग ही ना हो। बिल्कुल संभव नहीं है, पर कौन दिमाग लगाए कि कहां से आ रही है और कहां से जा रही है। आपने सारी बाहर जाती हुई मान ली, जब आप इसको वास्तविक हल करोगे तो कुछ करंट की डायरेक्शन नेगेटिव आएगी, इसका मतलब कुछ करंट इन है और कुछ करंट आउट है, और जो कि वास्तविक में होना भी चाहिए। चलिए अब I1 बताइए, ये I1 यहां से आती हुई यहां आएगी, बताओ I1 बता सकते हो। I1 इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो I का फॉर्मूला डेल्टा V बाय R। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस, बोलिए x माइनस 10 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा x माइनस 10 माइनस 0 बटे 1 प्लस I2 बताइए, एक किनारे का पोटेंशियल x, एक किनारे का तो x बाय 1। I2 बताइए, I3 बताइए, कोशिश करना, एक किनारे का x प्लस 5, एक किनारे का बटे 1। दिस शुड बी इक्वल टू 0। सर ये क्या लिखा है, यहां कोने में चिपका दिया, I बराबर डेल्टा बी बाय, ऐसा कर रखा है हमने एक सवाल, आपको याद हो तो। अब इसको सॉल्व करके एलसीएम ले लीजिए, तो x माइनस 10 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 कितना आएगा बताओ, 3x, 3x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5।
आप कहोगे अरे सर यही ठीक था। बिल्कुल यही ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिए। इनफैक्ट इतना भी नहीं लगाना पड़ता नीट में। अपन ने उस दिन 21 सवाल करे, सारे नीट के मैंने आपको कराए। इतना भी लंबा नीट में सवाल नहीं आता। वो तो एक लूप में लगवाएगा और आपसे सॉल्व हो जाएगा। पर अपन को आना चाहिए। कहीं किसी आप किताब पढ़ रहे हो या कोई आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उसके सॉल्यूशन में ऐसा दिया हुआ है, तो तुझे पढ़ना तो आना चाहिए कि उसने किस मेथड से किया। तू पेपर में इससे करे आ, पर मान ले तू सॉल्यूशन देख रहा है और वहां ऐसा लिखा हुआ है, तो अपनी इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए कि अपन उस सॉल्यूशन को समझ सके। इसलिए अपन को आना सब चाहिए। ये एक्स आ गया। अब कोई भी करंट निकाल सकते हो। आपसे क्या पूछा है? I2। किसी ने यहां सॉल्व किया? कितना आ रहा है? कितनी आ रही है एक ओम में करंट? एक ओम में बताओ। 5/3 आ रही है पक्का? देखो 5/3 किसने सॉल्व किया? हाथ खड़ा करो। 3 4 6 9 10, ठीक है 5/3, ताकि अपन मैच कर लेंगे ना, वही आनी चाहिए। अब बताओ I2 पूछा है मिडिल ब्रांच में, बताओ I2 कैसे निकालेंगे? I2 डेल्टा V बाय R। ऊपर बोल X, नीचे बोल 0, R 1। तो बता X कितना है? 5/3। देख I2 कितना आ गया? वही आंसर आ गया, देख लो। तो आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप पे डिपेंड करता है। पर कई बार नोडल से प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले आप इसको नोट करें, अच्छे से समझे। कैपेसिटर में भी आएंगे ऐसे 5-6 क्वेश्चन, वहां 5 और कराऊंगा कैपेसिटर में, ताकि आपको ये नोडल का भी डर हट जाए। कैपेसिटर में सारी टेक्निक लगेंगी, व्हीटस्टोन, किरचॉफ लॉ, सिमेट्रिकल लाइन, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, सारे। तो क्या सर बिना नोडल के ही कर लूं क्या? हाँ, पूरी चैप्टर हो तो गई, सारी ELP कर ली, सब कुछ हो गया। बस ये आना चाहिए, तो अपन ने पढ़ा हुआ है तो सर एक बार सिखा दो। किरचॉफ लॉ ही है, कहीं ऐसा कुछ नया नहीं है। मिटाऊं क्या? थोड़ा सर कम आया, बिल्कुल मानता हूं। 2-3 सवाल करके देख लेते हैं, घर पर आप फिर प्रैक्टिस करिए। मैं और क्या करा सकता हूं? कैपेसिटर में 5 प्रश्न और करा दूंगा ऐसे, और बढ़िया मजबूत हो जाएगा। सारी टेक्निक करंट और कैपेसिटर में सेम लगती है। जल्दी आए, करूं क्या चेंज? अगला डायग्राम बना ले। इच्छा हो तेरी तो अपने मन से सोच ले। अब आएगा ये किरचॉफ से भी, पर आपको खुद दिख रहा है सर आपने एक लूप के सवाल कराए हैं, 2 लूप के कराए हैं, भाई कितने लूप आ गए? 3। एक एनसीईआरटी में था, जिसने क्लास अटेंड करी हो, एक लास्ट सवाल था एनसीईआरटी में, याद है आपको, जिसमें 3 लूप आ गए थे। अब देखो ये नोडल से कितना
जल्दी सॉल्व होगा, आपको मजा आ जाएगा। सर 0 मानो, सर कहां मानो, इच्छा हो जहां मान ले, सर यहां मान लिया। सबसे पहले 0 मानो। कई बच्चे क्या सीधा लिख देते हैं यहां 2 यहां 2, ना ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पहले एक रेफरेंस माना 0। अब देख बोर्ड पे देख, समझ, यहां से चल सकता है क्या? क्यों? क्योंकि तुझे यहां का रेजिस्टेंस करंट पता ही नहीं है। यहां चल, 0 छोटे से बड़ा, फायदा कितने का? 0 थे, 2 रुपए का फायदा, +2। ऊपर चल सकता है क्या? चल आगे चल, +2 छोटे से बड़ा फायदा कितने का? 2 का, 4। आगे चल, 4 छोटे से बड़ा फायदा 6। ऊपर चल, 6। आगे चल, 6, 8 या 4? 2 रुपए का नुकसान, 4। आगे चल, 2 का नुकसान 2। आगे चलो, 0। क्या बात सही है? अब सुनना, सवाल खत्म। इस रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पे पोटेंशियल, करंट फ्लो ही नहीं होगी। इस रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पे पोटेंशियल, करंट फ्लो ही नहीं होगी। इसके भी दोनों पे सेम, करंट फ्लो ही नहीं होगी। करंट इन ईच रेजिस्टेंस, देख लीजिए। सर और कराओ सर, अभी तो कुछ हवा ही नहीं लग रही, और कर ले, आराम से कर ले भाई, परेशान मत हो। घर जाके और इसको सोच, किसी एक पॉइंट को 0 माना, वहां से करिए, ये कहलाता है रेफरेंस पोटेंशियल। पोटेंशियल वैसे भी एक रेफरेंस क्वांटिटी है। एक सेंटेंस लिख दिया, जिससे थोड़ा और मन में क्लियर हो जाएगा। कैपेसिटर में नोडल की प्रैक्टिस और कर लेंगे। पर सर कैपेसिटर किसने देखा? यहीं कराओ सर, और सर ठीक है, और कर ले भाई। अगला लिख, दिमाग में एकदम विचार पे विचार चलते हैं। अरे नहीं सर, कैपेसिटर यहीं कराओ, अगला सवाल और कर। बच्चों को साथ लेके खुश लेते हुए चलना बड़ा कठिन है। अब आप इसको किरचॉफ से करो, बिल्कुल आएगा आंसर 100%, पर लंबा हो जाएगा। बताओ कितने लूप बन रहे हैं? 1 2 3। तो फिर आपको सोचना ये चाहिए, यार ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आया है, इसका मतलब कोई एक सरल तरीका होगा जिससे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। ये स्मार्टनेस कहती है। क्योंकि 3 लूप लगाने से प्रश्न तो 100% हल होगा। किरचॉफ लॉ ही तो है। जो आप नोडल लगा रहे हो वो भी तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, नेट इनकमिंग बराबर नेट आउटगोइंग। अब देख कहां से शुरू करें? सर यहां माना आपने कितना वोल्ट? 0। ठीक है सर। सर कुछ और भी अलग जगह मान के भी बताइएगा सर। हाँ ठीक है, ऐसे ही तो समझ में आता है। यहां माना 0, पेन पेंसिल छोड़, बाद में लिखना। यहां माना 0, चल आगे चल, बात कर। आ सकता है क्या? नहीं। ऊपर बोल, 0। आगे चल, बड़े से छोटा, -5। आगे चल, छोटे से बड़ा 5, -5 थे और 5 का फायदा हो गया 0 0। इस रेजिस्टेंस के
दोनों किनारों पे पोटेंशियल सेम, करंट फ्लो ही 12 ओम में पूछा है। आंसर आ गया। सर मेरे नहीं चमका सर, मैं वहां 0 मान लूं। मत चमक, दूसरे से कर। सर मैं तो यहां मानूंगा सर। जब रेफरेंस ही है ना सर, क्या दिक्कत है? अच्छा है ना, ऐसी तो विज्ञान समझ में आती है। ऐसा नहीं है ऑथर को नहीं आते, ऑथर को भी 3-3 सॉल्यूशन आते हैं। ऑथर की लिमिटेशन होती है कि यार ज्यादा 3-3 सॉल्यूशन लिख देगा हर सवाल के, किताब की मोटाई इतनी हो जाएगी, तो भाई वो बिकेगी नहीं किताब। तो हमें ऐसा थोड़ी ना कि जो ऑथर लिख रहा है हमें भी वही सीखना है। मन में आ गया, नहीं सर मैं नहीं मानूंगा, मैं तो कुछ और मानूंगा। यहां मान के देख, कोशिश कर। चल 0 बोलना। छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, अब देख इसके दोनों किनारों पे पोटेंशियल, करंट, कैसे भी करो, वो जरूरी थोड़ी ना कि वहीं 0 मानो जहां मैं मान रहा हूं। तेरी मर्जी पड़े जहां मान। 4 बार गलत होगा होगा, तभी तो सीखेगा परीक्षा में कि सर कहीं भी 0 मानो। ये आपने बैक टू बैक 2 बार कर दिए। सर यहां कहीं मानूंगा कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। सर इसमें करंट निकाल सकते हो क्या आप ऊपर वाले में? बिल्कुल, अभी निकाल के दिखाता हूं आपको, मजा आ जाएगा। पहले आप आंसर दे दो। 12 ओम में कितनी? 0। उसने 12 में ही पूछी है। 12 ओम में करंट कितनी? 0। अब सर मैं ऊपर के 3 में निकालना चाहता हूं, फ्री बैठा हूं सर, मैं घर पे फ्री बैठा रहता हूं, कोई काम नहीं। मैं चाह रहा हूं ऊपर के 3 में निकाल लो। तो ऊपर के 3 में कैसे निकालने वो देख। अब यहां कितनी मान लो अपने मन से? x। सर यहां भी 0 मान लो क्या? मन में बहुत विचार आते हैं। यहां भी 0 मान लो सर। हर जगह 0 नहीं मान सकते। जब एक जगह 0 मान लिया तब उसके अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं मैं हर बिंदु पे 0 मान लूंगा, ऐसे नहीं मान सकते बेटा। किसी एक पॉइंट पे मानना पड़ता है, हर जगह 0 नहीं मान सकते। मैं सारे बिंदु को 0 ले लूंगा, नहीं ले सकते ऐसे। ठीक है, यहां मान लिया कितना? x। अब यहां से सारी करंट आउटगोइंग मान ली। सारी करंट को क्या मान लिया? आउटगोइंग। चल बताना। अब इस पॉइंट पे लगा रहा हूं, एट पॉइंट P। पेन पेंसिल छोड़ो, देखो उसी तरीके से कर रहा हूं। इनकमिंग बराबर सेम उसी तरह से। आंसर आ चुका है, बस ऐसी और पोस्टमार्टम कर रहे हैं ताकि चीजें और समझ में आ जाएं। इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। इनकमिंग बता इस पॉइंट पर 0, आउटगोइंग बता I1 I2 I3। बोल क्लियर है? चल I1 बोल। I का फॉर्मूला यहां लिख दे। I बराबर डेल्टा V बाय आर। I बराबर डेल्टा V बाय आर, ओम्स लॉ है। I बराबर डेल्टा V बाय आर, डेल्टा V बाय आर। I बराबर डेल्टा V बाय आर। जब तो दिक्कत आ रही थी 5 बार लिख दिया। तुम नहीं लिख पाते इसलिए परेशान होते रहते हो। सर 5 बार लिखूंगा क्या मैं सर? इतनी बार लिख लिया तो सीख ही जाऊंगा। I बराबर डेल्टा V बाय आर। अब I1 बताना। I1 इधर x, इधर 5, तो बता डेल्टा V x माइनस 5 बटे 5। I2 ऊपर x नीचे 0, x माइनस 0 बटे 10 प्लस I3 बताना x और 5, x माइनस 5 बटे, हो गया। क्या सॉल्व करके आ जाएगा इससे? x, और x आ गया तो कोई भी करंट निकाल सकते हो। एलसीएम ले लो, बोलो 10, 5 दूना 10। सवाल पहले ही सॉल्व हो चुका था। ये तो मैं ऊपर की और ब्रांच की करंट निकाल रहा हूं, मन कर रहा था, ये 0 में चला गया। 2x माइनस 10 x, 2x माइनस 10, 2x x x 5x, 10 और 10 20, x बराबर 4 वोल्ट। सोच x आ गया, अब कोई भी करंट निकाल सकते हो। I1 I2 I3 पूरा पोस्टमार्टम हो गया। आंसर तो पहले ही आ चुका था। उसने किस में पूछा था? 12 में।
अपन ने और कर लिया डिटेल में कि सर थोड़ा सा घर पे मैं करूं तो मेरे पास 3-4 क्वेश्चन तो हो नोडल के, इन्हीं को एक बार वापस करूंगा नोडल से। हो सब जाते हैं, बस पेशेंस और प्रैक्टिस दोनों का बड़ा कमाल है। पेशेंस भी रखना पड़ता है यार कि 10 सवाल गलत होंगे, 12-15 सही होंगे, फिर चीजें सीखेंगे, उतना पेशेंस रखना पड़ता है। और प्रैक्टिस, दोनों का सही कॉम्बिनेशन करते हैं तब जाके विज्ञान में समझ बढ़ती है। क्या आगे बढ़े क्या? फटाफट आए। अब कोई भी करंट निकाल सकते हो। I1 चाहिए, ये रही I1, एक्स की वैल्यू रखो I1 आ जाएगा, एक्स के लिए रखो I2 आ जाएगा, एक्स के लिए रखो I3 आ जाएगा, कोई भी करंट आ जाएगी। बढ़ू क्या? हैंग डालिए। विच वल विल फ्यूज? क्या मानते हो आप, फ्यूज की क्या शर्त होगी? पुराना हो जाए, पुराना हो जाए, उधार पे लाया हुआ जल्दी फ्यूज होता है, सस्ता हो, हाँ वेरी गुड। मतलब ये बेसिक, जैसे अपन को विज्ञान नहीं आती हो तो यही तुक्के मारेंगे, सस्ता हो, उधार से लाया हुआ हो, पूरा चाइनीज हो, वेरी गुड। देखो, पर पर ये मत लिख के आ जाना नीट में। फ्यूज की शर्त होती है यदि यदि बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज, बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज उसके औकात से ज्यादा हो, उसके रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो। पता है, बहुत फंडामेंटल अगर आप पढ़ोगे ना, कोई कंडीशन, कोई बिल्कुल बेसिक शर्त वो याद होने, जैसे ब्राइटनेस। अच्छा ब्राइटनेस बोले तो पावर, जिसकी पावर एक्चुअल डिसिपेटेड ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। इतनी बेसिक बात सीखो कि कोई कहे अच्छा फ्यूज की शर्त बताओ, बड़ा सरल, अगर बल्ब पर वोल्टेज उसके कंपनी के द्वारा रेटेड वोल्टेज से ज्यादा आ जाए। जैसे सर कोई एक छोटा सवाल करके बताओ, एक बिल्कुल बेसिक सवाल करके देख। बता कौन सा फ्यूज, कौन सा फ्यूज? अब सोच, नीचे लगाया 440, ऊपर दोनों पैरेलल में है, तो सब जगह वोल्टेज सेम जाएगा। तो ये 440, यहां भी 440 जाएगा, यहां भी 400, पर भाई की रेटिंग 110 ही है, उसकी सहनशीलता 110 ही है। आपने वोल्टेज दे दिया 400, दोनों बल्ब फ्यूज। बोलिए, दोनों फ्यूज हो जाएंगे भाई, क्योंकि दोनों पर वोल्टेज
उसकी औकात से ज्यादा आ रहा है, दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, ना B1 ना B2, बोथ बल्ब विल फ्यूज। एक दो सवाल और करा के दिखाओ सर, जिससे मैं खुद सोचूं। कंडीशन क्या है? कंडीशन सीधी है, बल्ब पर वोल्टेज निकाल लो और बल्ब पे वोल्टेज अगर वैल्यू उसके रेटिंग से ज्यादा आ जाए, खत्म। तो दिमाग में कितना क्लियरिटी है यार, कोई भी बल्ब फ्यूज हो, सीरीज हो, पैरेलल हो, मुझे टेंशन नहीं लेनी। मुझे तो कुछ भी तरह से उस बल्ब के सिरों पर आने वाला क्या निकाल लेना है? वोल्टेज। अगर वोल्टेज उसके रेटिंग से ज्यादा हो, बल्ब विल फ्यूज। इतना बेसिक फंडामेंटल बात है। एक क्वेश्चन करके देखिए, एक ईएलपी नंबर 10 का सवाल है। देखिए सवाल नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, ये लिख लीजिए, अच्छा सवाल है, एम्स का क्वेश्चन है, ईएलपी नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3, एम्स में आया हुआ है। पूरा डिटेल में भी करके बताऊंगा आपको और मौखिक भी सॉल्व करके बताऊंगा कि बिना पेन चलाए कैसे कर सकते हैं। और तगड़ा सवाल है। बंटी मोबाइल मत देख भाई, हाँ, बंटी समय मिलता है बीच में मोबाइल शुरू कर देता है। चलो कोई बात नहीं, लिखें तीसरा सवाल, ईएलपी नंबर 10, तगड़ा प्रश्न है, जबरदस्त। पहले आप सवाल पढ़िए, चित्र बनाइए, स्टार लगा के रखिए, काम का सवाल है। सवाल नंबर 3, ईएलपी नंबर 10। अच्छा कोई पूछे ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी अगर फ्यूज नहीं पूछते तो? याद है सीरीज में कम वॉट वाला ज्यादा चमकता है, याद है? घरों में पैरेलल होता है, ज्यादा वॉट वाला चमकता है, याद कराया था। जबकि सीरीज में कम वॉट वाले की ब्राइटनेस ज्यादा होती है। ये भी अपने आप में एक सवाल है, पर यहां ब्राइटनेस ही पूछी, भाई ने क्या पूछा है? फ्यूज। ये पहला बल्ब 60 वॉट 110 वोल्ट, दूसरा बल्ब 100 वॉट 110 वोल्ट, दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लो। R बराबर वी स्क्वायर बाई पी, 110 इंटू 110 बटे 60, वी स्क्वायर बाई पी 110 इंटू 110 बटे 100। ये पहला बल्ब। पहले करा रहा हूं किताबी सॉल्यूशन, फिर कराऊंगा मौखिक कैसे कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। पहले बिल्कुल विथ कैलकुलेशन बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा जस्टिफाइड हो, चीजें समझ में आए। और फिर बताऊंगा यही प्रश्न परीक्षा में मौखिक कैसे किया जा सकता है। ये 201 आ रहा है, मैं इसको लगभग 200 मान लेता हूं ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। एक 121, ये भी सॉल्व कहां जरूरत है? इसको भी तुम कर रहे हो कैसे? कहां से? कहां से? 121, तुम संडे को करके आओगे तब बताऊंगा तुमको। हाँ, तुम मंडे को मिलोगे ना तब बताऊंगा। मास्टर एक गलती कर दे सर, और संडे को 10-10 भर भर के 20-20 25-25 गलतियां करोगे सर, सिली मिस्टेक। हाँ बहुत बढ़िया, टाइम कम था सर। चलो अब ये दोनों बल्ब के क्या आ गए? रेजिस्टेंस। याद है वो वाला सेंटेंस एक बार और लिख लो, लिख ले भाई, फायदा ही मिलेगा, नुकसान तो कहां है। रेटिंग से हमेशा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फायदा ही है लिखने का, तो कोई दूर दूर तक नुकसान नहीं है।
नुकसान 1 रुपए का भी नहीं है। अगर तू लिखेगा लंबे समय तक ब्रेन पर इंप्रेशन रहता है। रेटिंग से हमेशा पहले क्या निकालते हैं? रेजिस्टेंस। जब नुकसान नहीं है तो लिख लेना चाहिए कि रेटिंग आते ही पहला क्या क्लिक है, क्या निकाल लो? रेजिस्टेंस। अब बताओ, दोनों बल्ब हटा दिए और मैंने उनकी जगह क्या लगा दिया? उनका रेजिस्टेंस। पहले का 200, दूसरे का 121। नीचे सप्लाई वोल्टेज बताओ? 220। सही है, ये सप्लाई वोल्टेज। अब बताओ, कुछ याद आ रहा है? 220 को क्या करूंगा? बांटूंगा। कौन सी टेक्निक लगाऊंगा? पक्का? वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। अब क्यों वोल्टेज डिवीजन लगा रहा है? जरा सोच, जरा सोच, दिमाग लगाओ। थोड़ा दौड़ाएंगे तभी तो उस पर जोर पड़ेगा दिमाग पर। जरा सोच, V जो वोल्टेज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? R के। क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उस पर वोल्टेज भी ज्यादा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V1R1। सोच, अगर ये पिताजी के दो बराबर बराबर बच्चे होते तो पापा 220 रुपए को, अपनी जायदाद को, दो बराबर भागों में बांट के जाते। जाते समय जाना तो है ही माता पिता को, तो जाते समय बराबर बराबर बांट के जाते, 110 110। पर एक बच्चा पढ़ा लिखा ज्यादा है, अच्छे से उसने मेहनत करी है, माता पिता की सेवा करी है, देख उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो बता उसको रुपया 110 से ज्यादा मिलेगा ना भाई? वापस सुन, बिना कैलकुलेशन के दिमाग लगा तब मजा है। कैलकुलेशन तो किताब में है ही, बिना उसके कर। 220, अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते तो 220 के दो टुकड़े होते, 110 और 110। पता ये बात समझ में आती है? पर दोनों रेजिस्टेंस बराबर नहीं है, दोनों रेजिस्टेंस बराबर नहीं है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उस पर वोल्टेज भी। क्यों? क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू R। मतलब इस पे 110 से ज्यादा आएगा और इस पे 110 से, क्योंकि जोड़ तो हमेशा कितनी रहनी चाहिए? अब बता, दोनों की औकात कितने सहन करने की थी? दोनों की औकात 110 सहन करने की थी, इस पे 110 से ज्यादा आ गया, आंसर आ गया B1 will fuse। B1 bulb will fuse। क्यों फ्यूज हुआ बताओ? चौथी बार बोलो। 220 के दो टुकड़े, अगर दोनों टुकड़े बराबर होते तो प्रत्येक बल्ब पर कितना जाता? 110 110। पता ये बात समझ में आती है? सोचना, 220 के दो टुकड़े कर बराबर, पिताजी के जायदाद के दो बराबर हिस्से, परंतु एक बच्चा ज्यादा अच्छा है, दूसरा नालायक है, तो दूसरा जो नालायक है उस पर रुपया 110 से कम आएगा और इस पे 110 से ज्यादा आएगा। तो पूरा लिखो, B1 की रेटिंग 110 वोल्ट है, पर उसके अक्रॉस वोल्टेज, पर उसके अक्रॉस वोल्टेज 110 से ज्यादा है, इसलिए B1 will fuse। ये तो था किताबी तरीका, पर उस किताब वाले मेथड को भी हमने थोड़ा बाईपास कर दिया। कैलकुलेशन मैंने करके नहीं दिखाई, और चाहो तो करके देख लो ना, आपको आइडिया लग जाएगा। 200 बटे 200 प्लस 121 इंटू 220, करके ही देख लो ना, क्या दिक्कत है? कितना? 137। पर मुझे नहीं लगता, क्यों, जब उसने कोई वोल्टेज पूछा ही नहीं है तो इनमें क्यों माथा पच्ची करते हो? ये तो किताबी तरीका है, देख लो 137 आ रहा है। वो तरीका क्यों नहीं घुस रहा दिमाग में, उसको कोशिश करना। 220 रुपए हैं, अगर दोनों बल्ब बराबर बराबर रेजिस्टेंस के होते तो 220 के दो बराबर टुकड़े होते, 110 110। पर दोनों रेजिस्टेंस बराबर नहीं है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उस पर वोल्टेज भी ज्यादा, मतलब उस पर 110 से ज्यादा आएगा, तो B1 विल फ्यूज। बोलो, ये तो है किताब का तरीका।
अब आपने कहा था गुप्ता सर एक तरीका ऐसा भी बताओगे जिसमें पेन चलाना ही नहीं पड़ेगा, वो भी सीख। लिख मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, क्यों ये उसमें सारी कैलकुलेशन से बच गए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो तूने करी है ना। ये देख रेजिस्टेंस निकाला 200 ओम, 121 ओम, फिर वोल्टेज निकाला। अब आप ऐसा कुछ बताओ कि जो बिना पेन चलाए हो जाए। तो चल देख, ऐसे ही कराया करो आप, अगले 5 चैप्टर ऐसे ही करा दो, हम घर पे कॉपी रखे आएंगे। ऐसा संभव नहीं है बेटा। ये लगाया 220, इसकी रेटिंग बता कितनी थी? 60 वॉट, 60 वॉट 110 वोल्ट, इसकी रेटिंग बता। चलो, अब पूछा गया कौन सा फ्यूज होगा। अब सुनना, मेरे से सुन ले, घर जाके खुद एक बार 2-3 बार इसको बोलना, तो ये तरीका दिमाग में सेट होगा और आ जाएगा, है ना, तसल्ली से। वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, वापस समझ लेना। प्रश्न पहले समझ लो क्या है। 2 बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं और आपसे पूछा गया कौन सा फ्यूज होगा। पैरेलल वाले में तो बहुत आसान होता है, क्योंकि पैरेलल में दोनों पे वोल्टेज सेम चला जाता है, अपने आप पता चल जाएगा फ्यूज होगा या नहीं। सीरीज में दिक्कत आती है। अब सुन, एक पुराना कॉन्सेप्ट बताया था, पर वापस रिवाइज कर देते हैं। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाय R। तो R बराबर होता है V स्क्वायर बाय P। P कौन सा? रेटेड। V कौन सा? रेटेड। R बल्ब का। याद आया? अब सुनना, क्या दोनों का रेटेड वोल्टेज सेम है? तो V रेटेड काट दिया। तो मैंने आपको पहले भी एक दिन लिखवाया था, अगर जिसने नोट्स पढ़े हो, बल्ब का रेजिस्टेंस रेटेड पावर के इनवर्सली लिखवा रखा है ऑलरेडी। अब सुन, बिना पेन चलाए सुन, इसकी रेटेड पावर कम, इसकी रेटेड पावर कम, इसका रेजिस्टेंस लिखता जा रहा हूं ताकि तू भूले नहीं। B1 की रेटेड पावर कम, खुद देख ले, एक 60 है और एक 100 है, रेटेड पावर कम, तो इसका रेजिस्टेंस बता। क्या ये पहला चमका? और देख, रेटेड पावर कम तो रेजिस्टेंस, फिर वापस वही जो भी सिखाया, 220 के 2 टुकड़े होंगे, 110 110, पर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इस पे वोल्टेज भी ज्यादा आएगा, इस पे वोल्टेज भी ज्यादा आएगा। और अगर वोल्टेज ज्यादा आ गया, सीधा काम, V1 विल फ्यूज। कुछ भी गणित नहीं करनी, पर ये फ्लो 5 बार बोलना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में बैठेगा। आजा, मैं तीसरी बार बोलता हूं। जिसकी रेटेड पावर कम, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। कम ऑन, जिसकी रेटेड पावर, उसका रेजिस्टेंस। इसकी रेटेड पावर है 60, तो B1 की रेटेड पावर कम, तो इसका रेजिस्टेंस। और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उस पर वोल्टेज भी। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? V बराबर IR, सीरीज में आई। हर बात के पीछे लॉजिक है, कोई हवाबाजी नहीं है, हर बात के लॉजिक। R ज्यादा है तो V भी, उस पर वोल्टेज ज्यादा, और अगर वोल्टेज ज्यादा आ गया तो बल्ब फ्यूज हो जाए। ये है विदाउट एनी कैलकुलेशन, आप सिर्फ कंसेप्ट से दिमाग लगा सकते हैं कि ऐसे सोचना आना चाहिए। तो फ्यूज वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत तगड़ा है, पूछा जाता है ऑल इंडिया लेवल पर, और आप इसको तैयार कर सकते हैं। और सोचिए तो आएगा 2-3 बार। पावर कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, जो वोल्टेज ज्यादा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उस पर वोल्टेज उसकी रेटिंग से ज्यादा। बोलो, पन्ना पलटो, नए चैप्टर हेडिंग डालो, कैपेसिटर। पहला लेक्चर खोल लो, ये देख लो, इतना सारा हमने पढ़ लिया। यहां हमने किए हैं लगभग 125 सवाल। अगर आप कॉपी के सारे सवाल गिनोगे आज घर जाकर, तो आपको 100 से ज्यादा सवाल मिलेंगे।
इतने क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, आपकी मेहनत है कि आपने सिस्टमेटिक इतना सब कुछ कर लिया। 167 इतने सवाल हम कॉपी में कर लिए। अब अगर आपने इसको अच्छे से रिवाइज किया तो ये बढ़िया तैयार हो जाए। संडे को पेपर है, पूरी कॉपी 2 बार 3 बार पढ़कर आए। जितनी बार अच्छे से पढ़ेंगे उतना बढ़िया चमकेगा। नए पे से हेडिंग डाल लीजिए, आज दिन बढ़िया है। कैपेसिटर हर साल एक क्वेश्चन आता है, वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर है, पर 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे। बाकी जनरली इसका ट्रैक रिकॉर्ड एक क्वेश्चन का ही रहता है। बहुत छोटा चैप्टर, एनसीईआरटी में देखोगे ओनली 5 पेज, 5 पेज में चैप्टर पूरा है, तो बहुत छोटा चैप्टर है। बहुत आराम से भी पढ़ोगे तो 5 से 6 लेक्चर में हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर, 5 पेज का चैप्टर एनसीईआरटी में। हर साल जनरली एक क्वेश्चन आता है, इस साल 2 क्वेश्चन आ गए, बाकी एक क्वेश्चन आपको मिलता है। ईएलपी की संख्या भी देखोगे तो बहुत कम है, 4 या 5 ईएलपी हैं बस, तो अच्छे से उसको तैयार करेंगे। एक आपने 12 ईएलपी का चैप्टर बढ़िया तैयार कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद शुरू करेंगे कैपेसिटर कल से। क्लियर है? चलिए, तो करंट का काम अच्छे से पूरा करें, शॉर्ट नोट्स भी बना लें। अब शॉर्ट नोट्स पूरे बना लें ताकि ये 17-18 लेक्चर एकदम 5 से 6 पेज में कॉन्साइज हो जाए। धन्यवाद।